Assalamualaikum. So now we are going to start our next paper, that is medicine 20th November afternoon paper, and the first MCQ is patient cannot raise eyelids, perhaps nerve lesion arising from. If the patient cannot raise eyelids, it means that there is some lesion or problem in the nerve that is supplying the eyelid. ठीक है, the eyelid muscle. ठीक है, for example, if we consider that the muscle responsible for the elevation of eyelid जो है, ठीक है, वो आपके पास कौन सा है, लेवेटर पेल्पेब्रिस सुपीरियोरस होता है. ठीक है, और लेवेटर पेल्पेब्रिस सुपीरियोरस जो आपका मसल है, ठीक है, उसको बेसिकली कौन सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, जो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ना, वो कंट्रोल करती है लिवेटर पेल्पेब्रिस सुपीरियोरस मसल को. ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो न्यूक्लियस होता है इट इज लोकेटेड इन द मिड ब्रेन. ठीक है, तो जो हमारा अगर उन्होंने हमें सिनेरियो में क्या कहते हैं, पेशेंट कैन नॉट रेज आईलिड, इट मीन्स दैट देयर इज लीजन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व दैट लाइज इन द मिड ब्रेन. ठीक है, सो द आंसर वुड बी ए, दैट इज मिड ब्रेन. ठीक है, पॉन्स क्यों नहीं हो सकता, पॉन्स डायरेक्टली आईलिड एलिवेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता. मेडला का भी सेम यही केस है. सेरिबेलम जो होता है, ठीक है, उसके भी साइन एंड सिम्टम्स में कुछ भी आईलिड रिलेटेड जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, और सेरिबेलम जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता आईलिड एलिवेशन को, लेकिन वो आई की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, तो अगर कोई भी सेरिबेलर लीजन होगी तो आपके पास एटेक्सिया आ जाता है या नस्टिग्मस आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है. और जो सेरिब्रम होता है वो आपको पता है कि वहाँ पर आपके पास फ्रंटल आई फील्ड का एरिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो आपके वो लेंट्री आईलिड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, सो द आंसर इज ए. आई होप ये क्लियर होगा. पेशेंट अंडरवेंट अ टूथ एक्सट्रैक्शन एंड वाज प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद सम मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंट. द पेशेंट इज ऑल्सो टेकिंग Candacertan tablet, which antibiotic effectiveness is likely to be effective in this case. Again, this is a repeated MCQ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि जिसमें से एक उन्होंने हमें क्लास ऑफ टेट्रासाइक्लिन में से ड्रग दिया ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, वो क्या करती है कि वो कैल्शियम के साथ जो है वो बाइंड कर जाती है. ठीक है, डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कैटाइन जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम के साथ बाइंड करके इनको इनसॉल्युबल चिलेट्स की फॉर्म में बना देती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इनसॉल्युबल होते हैं तो वो जीआईटी में क्योंकि इनसॉल्युबल होता है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती इनकी. ठीक है, जब उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो अवेलेबिलिटी भी उनकी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो अगर तो फिर जब पेशेंट जो है वो इवन वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है लेकिन उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को किसने इफेक्ट कर दिया, टेट्रासाइक्लिन्स ने. ठीक है, इन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस इओसिनोफिलिया इज कॉज्ड बाय, अगेन दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इओसिनोफिलिया जो होता है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए. ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास आ जाता है नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बताया. ठीक है, तो जो हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके अंदर ये है कि जो चेंजेस सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, दे आर नॉट रिवर्सिबल. ठीक है, तो सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंजेस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है. ठीक है, माइक्रोविलाई लॉस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, डायलिटेशन ऑफ ईआर, ईओसिनोफिलिया हो जाता है. और यहाँ पर उन्होंने बता दिया ईओसिनोफिलिया क्यों है, ड्यू टू डिक्रीज साइटोप्लाज्मिक आरएनए. विच क्रेनियल नर्व कैरीज टेस्ट सेंसेशन शुगर फ्रॉम द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. ठीक है, अगेन जो आपकी टंग होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग होती है वहाँ से जनरल सेंसेशंस कैरी करती है आपकी लिंगुअल नर्व. ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड से स्पेशल सेंसेशन जो आपकी टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी करती है कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ठीक है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग से, ठीक है, जो आपकी जनरल सेंसेशंस होती है, ठीक है, वो भी, और जो आपकी टेस्ट सेंसेशन है वो दोनों ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कैरी करती है. और बिल्कुल जो लास्ट पोर्शन होता है, पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ से दोनों काम जनरल सेंसेशन एज वेल एज टेस्ट सेंसेशन इज कैरिड बाय द विगस नर्व. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेम्पनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व इज करेक्ट. ठीक है, द साइज ऑफ द ड्रग इज मोर देन 1000, सो द ड्रग विल मूव इनटू सेल्स वाया. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमें वो ये कहते हैं कि ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 से कम है तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी, और जब उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट पिनोसाइटोसिस के थ्रू होगी. तो यहाँ पर मैंने कहा है कि मोर देन 1000 विल गो टुवर्ड पिनोसाइटोसिस. ठीक है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद शॉक एंड फीवर, लेबोरेटरी रिजल्ट्स रिवील एलिवेटेड यूरिया, रेज्ड एएसटी एएलटी लेवल्स एंड इंक्रीज बिलिरुबिन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. ठीक है, अब इसमें क्या है कि ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी है, सेप्टिसीमिया, सेप्सिस हुआ है. ठीक है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट बेसिकली. ठीक है, अब सेप्टिक शॉक में हमने किस तरह से इसको डायग्नोज किया. ठीक है, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि पेशेंट हमारे पास शॉक और फीवर के साथ प्रेजेंट किए. ठीक है, शॉक एंड फीवर जो है, ठीक है, दीज आर हॉलमार्क्स ऑफ सेप्टिसीमिया, इट मीन्स दैट सेप्सिस हुआ है. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है सेप्सिस के अंदर, क्या होता है कि जो सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन हो जाती है. जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, तो उस एरिया की हाइपोपरफ्यूजन होती है. ठीक है, और साथ उन्होंने में कह दिया कि फीवर भी है पेशेंट को, इसका मतलब है कि ऑन गोइंग इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है. ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में जो उन्होंने कहा है कि यूरिया एलिवेटेड है, एएसटी और एएलटी एलिवेटेड है. यूरिया एलिवेशन का मतलब क्या है कि रेनल परफ्यूजन भी इम्पेयर्ड है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है. ठीक है, सेप्सिस की वजह से क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन हो रही है. एएसटी एएलटी रेज्ड है, इसका मतलब है कि लिवर इंजरी हो रही है.
विच इज़ कॉमनली सीन इन सेप्टिसीमिया, हाइपॉक्सिक हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है। और इंक्रीज बिलिरुबिन जो है वो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि हेपेटोसेलुलर इंजरी या कोलिस्टेसिस है, ठीक है, जिसकी वजह जो कि सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन हो सकता है सेप्सिस के अंदर, ठीक है। सो विल गो टुवर्ड्स द सी ऑप्शन, दैट इज सेप्टिसीमिया. A laboratory technician presents with dry mouth keratitis and nasal septum perforation. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो उस हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट किया, ड्राई माउथ है, केराटाइटिस और नेजल सेप्टम परफोरेशन, ठीक है। दीज आर द फीचर ऑफ मर्करी टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी. ओके, सो क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी के हमारे पास जो फीचर्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि ड्राई माउथ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीरोस्टोमिया, ठीक है। ड्राई माउथ हो जाता है क्योंकि मर्करी जो है ना वो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में एक्यूमुलेट हो जाता है और स्लाइवरी सिक्रेशंस को डिक्रीज कर देता है, इसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है, ठीक है। केराटाइटिस हो जाता है. केराटाइटिस क्या होता है कि जब मर्करी जो है वो एक्सपोज होता है टू आइस वगैरह, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है और अल्टीमेटली केराटाइटिस कॉज करता है. जो नेजल सेप्टम होता है उसकी परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आप क्रॉनिकली फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड मर्करी के वेपर्स फ्यूम्स को जो है वो इनहेल करते रहते हैं, ठीक है, तो नेजल में गोजा और अल्टीमेटली जो है ना नेजल सेप्टम जो होता है उसकी परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है। जबकि जो एक्यूट मर्करी टॉक्सिसिटी होती है उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, जीआईटी सिम्टम्स आपको दिए होंगे, ठीक है। जीआईटी सिम्टम्स दिए होते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो दे सकते हैं कि अगर उसको इनहेल आपने किया, ठीक है। तो लेकिन जो नेजल सेप्टम परफोरेशन वगैरह, ठीक है, वो एक्यूट एक्सपोजर में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। सो विल गो टुवर्ड्स द ई ऑप्शन, दैट इज क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी. सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू अगेन रिपीटेड एमसीक्यू लेफ्ट वेंट्रिकल म्यूरल थ्रोम्बस. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर हमने डाइजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेट की होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाइजॉक्सिन जो है ना वो फर्दर आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है और लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन जो ये होती है, ठीक है, क्योंकि हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो ये होती है उसको फर्दर वर्सन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर जो है वो नहीं दे रहे होते डाइजॉक्सिन को, ठीक है। तो कोई भी ड्रग, ठीक है, जो कि आइनोट्रॉपिक एक्टिविटी यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ाएगी उसको हमने नहीं देना इन पेशेंट विद एचसीएम, ठीक है। अ पेशेंट इन द आईसीयू डेवलप डायरिया फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज, बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या करना होता है, स्टूल टॉक्सिन टेस्ट करना होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टूल टॉक्सिन टेस्ट हम करते हैं, देखिए, बेसिकली वो कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो इंटेरोटॉक्सिन कैन बी डिटेक्टेड इन द स्टूल सैंपल यूजिंग एलाइजा टेस्ट, एक्सोटॉक्सिन ए और बी, ठीक है। और सूडो मेम्ब्रेन जो उसको हम एंडोस्कोपी के थ्रू जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं. So next MCQ is type 1 hyperlipidemia, increased VLDL and tag is due to, ठीक है। अब टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया जो होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, VLDL और टैग्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें बेसिकली डेफिशिएंसी होती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की, ठीक है। इसका एक टेबल बना हुआ है हमारे पास फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सारी जो है वो आपके पास जो हाइपरलिपिडीमियाज की टाइप्स हैं, ठीक है, वो दी हुई हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लेनी है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, MCQ. सो ये आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है. अ पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ऑन एंडोस्कोपी, देयर इज वेलवेटी लीजन इन द अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। तो अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस के अंदर क्या होता है, अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस के अंदर जो है वो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अगर हम एसोफेगस को देखें तो हम उसके साथ वर्क करते हैं कि अपर 2/3 के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, लोअर 1/3 के अंदर एडिनो कार्सिनोमा का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर बोथ ऑफ दीज, ठीक है, उसमें क्या है कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्पेक्टर उसमें अल्कोहल है, हॉट लिक्विड है, स्ट्रक्चर है, स्मोकिंग एकलेजिया है, और जो एडिनो कार्सिनोमा के रिस्पेक्टर उसमें क्रॉनिक गर्ड है, बैरेट्स एसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग और एकलेजिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज करेक्ट ऑप्शन. एक्स्ट्राड्यूल हेमाटोमा इज कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, और अगेन मैं आपको बता देती हूँ कौन सी आर्टरी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी. अ वुमन प्रेजेंट्स विद कोल्ड इंटॉलरेंस, अ सिम्टम सजेस्टिव ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, व्हिच टेस्ट शुड बी परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोसिस के लिए हम TSH करेंगे, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH जो है वो हमारे पास क्या होता है, TSH जो है वो हमारे पास हाई होता है और T3 T4 जो हमारे पास होते हैं वो लो होते हैं, ठीक है। जबकि हाइपर के अंदर T3 T4 हाई हो जाएंगे और TSH जो है वो लो होगा, ठीक है. A patient died of chronic renal failure. Which of the following likely to be hypertrophied on autopsy, ठीक है। तो जो अगर वो chronic renal failure से उसकी जो है वो डेथ हो रही है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि which of the following will be hypertrophied on autopsy, ठीक है, that is parathyroid gland. ऐसा क्यों होगा? बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास ये MCQ भी रिपीट होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं विद क्रॉनिक रेनल फेलियर, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है. सो द पेशेंट्स विद क्रॉनिक रेनल फेलियर दे डेवलप सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है. अब ये इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑब्वियसली किडनी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी जो है वो आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है. आपको अगर रिकॉल करें तो विटामिन डी की जो सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, टेक प्लेस इन द किडनी. तो किडनी के अंदर सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जिसके बाद विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है.
जब किडनी का फंक्शन इंपेयर होगा तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगेन वही बात आ जाती है, क्योंकि किडनी इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, जो किडनी ने करनी थी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, वो भी नहीं होगी, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट हो जाएगी। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एज वेल एज वी विल हैव हाइपरफॉस्फेटीमिया। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए जब हमारे पास सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड लार्ज अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और ये जो इतने ज़्यादा अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, ठीक है, जब प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑब्वियसली उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ा है, तो अल्टीमेटली कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। आई होप ये एमसीक्यू अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रॉनिक रिनल फेलियर के पेशेंट की जब डेथ हो जाती है, उसकी ऑटोप्सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हाइपरट्रॉफिक मिलेगा। साइंस ऑफ सेरिबेलर लीजन के साइन क्या होता है, इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं, उसके अलावा आपका जस्ट एडुकोकाइनेसिया होता है, पास्ट पॉइंटिंग होती है, फिंगर नोज टेस्ट हम करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन का डिफेक्ट होता है, तो दिस ऑल आर द साइंस सेरिबेलर लीजन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अ फीमेल पेशेंट विद नो प्रायर मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट्स विद जर्की मूवमेंट्स इन हर लेफ्ट आर्म फॉर द पास्ट 2 वीक्स विद नो हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हिच ड्रग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है कि फीमेल पेशेंट है, ठीक है, उसकी कोई प्रायर मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, अब हमारे पास वो आई है जर्की मूवमेंट्स के साथ, ठीक है, और कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह की, तो कहते कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन क्या होगी, इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, दिस इज कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन जो है ना, ठीक है, वो हम जो है ना फोकल सीजर्स के लिए जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, ठीक है, इट वुड बी कार्बामेजेपिन। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो ड्रग है फॉर फोकल सीजर्स इट इज कार्बामेजेपिन। ठीक है, और जब उन्होंने हमें कह दिया कि उसके सिर्फ और सिर्फ जर्की मूवमेंट्स उसके लेफ्ट आर्म में है विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट मीन्स दैट एक तो फोकल एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व है क्योंकि सिर्फ लेफ्ट आर्म में जर्की मूवमेंट्स है। सेकेंडली, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द पेशेंट हैज़ consciousness, normal consciousness है, ठीक है, during the seizure and even after the seizure, ठीक है, तो it means that it is partial seizure। ठीक है, so this is a focal or partial seizure that involve only a particular area of the brain। ठीक है, एंड बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियस, तो ये सिंपल पार्शियल सीजर होगा, सिंपल फोकल सीजर होगा, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, सो वो द ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी कार्बामेजेपिन, यू हैव टू रिमेंबर इट। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद कॉन्टिन्यूस यूरिनरी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना। देखिए, अगर यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द वेजाइना, इट मीन्स दैट एक एबनॉर्मल पाथवे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द वेजाइना एंड द ब्लैडर। ठीक है, तो वेजाइनल ब्लैडर फिस्टुला बन जाएगा। ठीक है, फिब्रिन इज स्टेबलाइज्ड बाय, फिब्रिन जो है वो किस तरह से स्टेबलाइज होता है, ठीक है, फिब्रिन इज स्टेबलाइज्ड बाय फैक्टर 13। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैक्टर 13 जो होता है वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर उसका नाम ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेबलाइज करता है फिब्रिन को। ठीक है, और वो उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि जो फिब्रिन होता है ना वो इनिशियली इस तरह से लूज मैश की फॉर्म में होता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो फिब्रिन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, इसमें जो है वो क्रॉस लिंकेजेस बन जाती हैं। ठीक है, और ये स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय फैक्टर 13 एंड रिक्वायर्स कैल्शियम। इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय इंटरनल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द ग्लूटियल रीजन आफ्टर व्हिच एडक्शन ऑफ द थाई इज लॉस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ एडक्शन। सो लॉस ऑफ एडक्शन किसकी वजह से होगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व की वजह से होगी। ठीक है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से आपको याद करती हूँ कि अगर आप देखें तो आपके जो मीडियल पोर्शन ऑफ द थाई होता है इट इज़ द एडक्ट, इसको हम एडक्टर पोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडक्टर मसल्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी जो है ना करके रहा होता है, एक तो ये एडक्शन करा रहा होता है आपको। ठीक है, जो मीडियल साइड ऑफ द थाई, तो मीडियल कंपार्टमेंट था सप्लाइड बाय द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पेशेंट हैविंग फीवर, नेक रिजिडिटी एंड स्लाइट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीएसएफ रिपोर्ट्स रिवील्स इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, ग्लूकोज 40 एंड प्रोटीन 400, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, सो दिस इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, जब हमारे पास लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हैं, ठीक है, अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं वी गो टुवर्ड्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ओके, अब हमारे पास उन्होंने कहा कि लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हैं और ग्लूकोज 40 है। ठीक है, तो जब उन्होंने हमें कह दिया कि ग्लूकोज 40, इट मीन्स दैट देयर इज लो ग्लूकोज एंड देयर इज इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट दैट गोज टुवर्ड्स ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्योंकि नेक्रिजिडिस में बचा कि केस इज मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल मैंने आपको बताया इंक्रीज होता है, साथ में ग्लूकोज लो होता है। वायरल में लिम्फोसाइट के साथ साथ नॉर्मल ग्लूकोज होता है। सो लो कॉन्सेंट्रेशन एपिनेफ्रीन फ्रॉम द एडेनल मेडुला कॉजेज वेसोडाइलेशन वाया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे इसका एक्शन डिफरेंट होता है, एपिनेफ्रीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट होता है। ठीक है, बेसिकली इनके ना जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप कह लें या जिस ऑर्डर में ये एक्ट कर रहे होते हैं ना रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है, इनकी एक्शन की वो इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बीटा
लो कॉन्सेंट्रेशन एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, ठीक है। यानी एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, विजुअल स्मूथ मसल्स में होते हैं, उनका इफेक्ट क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है, और स्मूथ मसल के कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर आपके पेनक्रियाज में होते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। पेनक्रियाज में होते हैं तो ये क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो होती है उसको इनहिबिट करते हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में इनहिबिट करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में होते हैं तो इनहिबिशन ऑफ स्लाइवरी सिक्रेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट में होते हैं, हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, किडनीज में रेनिन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ये सारे जो फंक्शन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा 3 रिसेप्टर जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं एंड दे इंक्रीजेज द लिपोलाइसिस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ lipids. Due to stress of surgery, what will increase and cause increased peripheral vascular resistance, ठीक है। स्ट्रेस ऑफ सर्जरी की वजह से आपके पास रिलीज ऑफ कैटकोलामीन्स जो है वो इंक्रीज होता है। अगेन दिस इज रिपीटेड MCQ, ये इतनी दफ़ा इसके 19 वॉल्यूम 1 में भी रिपीट हो चुका है, इसके 18 में भी, और आई गेस इससे प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। और ये डिफरेंस भी आपको बहुत बार बता चुके हैं कि स्ट्रेस हार्मोन की जब बात होगी तो यू विल गो टुवर्ड्स कॉर्टिसोल प्रेफरेबल टू ACTH, और जब स्ट्रेस और वेजो कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कैटकोलामिन को हम प्रेफर करते हैं। सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन इफेक्टेड बाय स्लीप से इफेक्टेड होते हैं। इंट्राएम्ब्रियोनिक पोर्शन ऑफ एलेंटॉइज रेमिनेंट क्या होता है, दिस इज अर्चल फिस्ट, ठीक है। ओके, अब ये क्या होता है कि ओके अब यूरिकल फिस्टुला ये क्यों है, ठीक है। बेसिकली अब इसके लिए भी ना आपने MCQs, ये चारों इंपॉर्टेंट MCQ जो एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं, अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइज तो यू विल गो फॉर यूरिकल सिस्ट, ठीक है। पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटॉइज है तो यूरिकल फिस्टुला, अगर उसका ल्यूमेन पेटेंट है तो यूरिकल फिस्टुला। पेटेंट लोकल एरिया ऑफ एलेंटॉइज यूरिकल सिस्ट, एंड पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटॉइज is inferior of superior part, that will be urachal sinus. A person is having history of smoking and drinking from many years. On endoscopy there is a mass in the middle third of the esophagus, ठीक है। अगेन वही बात आ गई, हमने पढ़ा था अपर 2/3 के अंदर मैस होगा तो इट विल बी स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, लोअर 1/3 के अंदर मैस होगा तो एडिनो कार्सिनोमा। तो यहाँ पर क्या है, मिडिल थर्ड है, ठीक है। जो अपर 2/3 में आ जाएगा तो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा विच स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डबल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग राउंड स्ट्रक्चर ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डक्ट्स ऑफ द salivary gland. An ENT surgeon operating on mastoid antrum see profuse bleeding from posterior wall of the mastoid antrum. Source of bleeding would be, ठीक है। अब source of bleeding इसके अंदर क्या होगा, this would be a sigmoid sinus. ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रिलेशन बता देती हूँ कि जो आपका जो सेगमॉइड साइनस होता है ना, इट रन्स वेरी क्लोज टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मेस्टॉइड एंट्रम, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ मेस्टॉइड एंट्रम के बहुत क्लोज आपका सेगमॉइड साइनस जो है वो रन करा होता है। तो जब भी हम मेस्टॉइड की सर्जरी करते हैं, जैसे मेस्टॉइडेक्टमी वगैरह करते हैं, तो अनइंटेंशनली इनएडवेरेंटली जो है वो आपकी सेगमॉइड साइनस की जो है वो इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वेनस ब्लीडिंग होती है, ठीक है। सो ये एनाटमी के रिलेशन जो है इनको तो आपने रट्टा ही लगाना होता है, ठीक है। तो इनको समझें, समझने की कोशिश करें, और जो MCQs आए होते हैं उनको उस तरह ही आपने ज़रूर याद कर लेना, बिकॉज उसमें से ही ज़्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद डीप स्कल वूंड, सर्जन शुड बी careful in suturing which layer that if properly not sutured leave behind a large gap and also involved in the granulation tissue formation. So this is aponeurosis, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमें क्या बता रहे हैं। द टेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस प्रोड्यूस्ड बाय द टोन ऑफ ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द डीप वुंड्स ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। एंड इफ द एपोन्यूरोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड द वुंड विल गैप ओपन, ठीक है। जो वूंड गैप होगा वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल होता है ना, उसकी बेसिकली टोन मेंटेन किसने की होती है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस की टेंशन है, ठीक है। और अगर कोई डीप वूंड ऑफ द स्कैल्प आता है और वहाँ पर गैप रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एपोन्यूरोसिस जो अगर हम प्रॉपर्ली उसको स्टिच नहीं करते प्रॉपर्ली, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ गैप रह जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो द ओपनिंग इन द एपोन्यूरोसिस मस्ट बी क्लोज विद सूचर्स, ठीक है। ओके, KLM से लिया गया इसका रेफरेंस। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ एक्यूमोसिस, British bleeding and hemolytic anemia. Which of the following is the most important finding in the blood? So it will be vitamin C deficiency, ठीक है। विटामिन C deficiency जो है स्कर्वी कॉज करती है, ठीक है, और आपके पास रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ एक्यूमोसिस, हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह को फेवर करती है। लीजन इन विच एरिया इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्टी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगेन वही बात आ गई, हाई इंटेलेक्चुअल सेंटर आपकी जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से एसोसिएटेड होता है, इट इज वर्निकेज एरिया, सो एरिया ए ऑप्शन आ जाएगा। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल रिमॉडलिंग ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, कोलेजिनेज, ठीक है, ये ऑर्डर जो है ये इंपॉर्टेंट है। मेटालोप्रोटीनियस को प्रेफर करें टू कोलेजिनेस प्रेफर टू एलास्टेस। आयरन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ड्यूodenum में होती है। ऑक्लूसिव थ्रोम्बाई ओरिजिनेट करते हैं इन द स्मॉल आर्टरीज, ठीक है, और स्मॉल आर्टरीज को जब भी ऑक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो जो डिसैमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन में भी क्या होता है कि स्मॉल क्लॉट्स जो है आपके सारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर बन जाते हैं। पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी एट लोअर लोब डेवलप हार्सनेस ऑफ वॉइस नर्व इंजर्ड इन द विसिनिटी ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ
एक्सटर्नल लेनेजल नर्व होती है, ठीक है। ओके, सो और जो मोस्ट कॉमनली नर्व इंजर होती है, ठीक है, ड्यूरिंग थायरोडेक्टमी इट इज़ एक्सटर्नल लेनेजल नर्व, ठीक है, और ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी इज रिकरेंट लेनेजल नर्व। अ चाइल्ड कैन नॉट क्लोज हिज लिप्स ड्यू टू डैमेज टू क्लोजर ऑफ द लिप्स न्यूराइट मीन्स दैट देयर इज डैमेज टू द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ठीक है। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो होते हैं वो आपके आइज़ को क्लोज करते हैं, ठीक है, और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ द लिप्स होता है, नैरोइंग ऑफ द लिप्स, ठीक है। सो next MCQ is patient is suffering from dysphagia, dysarthria, analgesia, and thermoanesthesia on ipsilateral side of the face and ipsilateral hornet syndrome. Occlusion of which of the artery will produce this sign and symptoms? So the correct answer would be pica, that is posterior inferior cerebellar artery, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं lateral medullary syndrome, because ये lateral part of the medulla को सप्लाई कर रही होती है, ये Wallenberg syndrome, ठीक है। So it is caused by the occlusion of pica, that is posterior inferior cerebellar artery, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ipsilateral hornet syndrome हो जाएगा, vertigo होगा, nystagmus होगा, temperature sensation जो है वो loss हो जाती है, ठीक है, and dysphagia, harshness of voice decrease, gag reflex, ipsilateral hornet syndrome, सारी बातें हो गई, ठीक है। A patient present with bone pain and fracture labs shows high parathyroid hormone. This is mostly raised in which of the following, ठीक है। So parathyroid hormone level जो होते हैं वो रेज होते हैं इन कंडीशन में सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। सो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होता है इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास पैराथायरॉयड, हमें एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब आपके पास हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, वो इस वजह से है क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ना एट द रिसेप्टर लेवल, ठीक है। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हम क्या ही तब रहे हैं, व्हेन देयर इज पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है लेकिन वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया एट द रिसेप्टर लेवल, वो प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो एक्ट नहीं कर पा रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, बोथ फंक्शन रन पे पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या होगा कि क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया जब हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से बोन टर्नओवर बढ़ जाएगा, बोन फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी, बोन पेन और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है टू द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसकी वजह से क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया की वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से बोन पेन और फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाएगा। ऑप्टिक ओपेसिटी इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इट इज क्लोरोक्वीन, ठीक है। क्लोरोक्वीन कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज करती है, रेटिनल डिपॉजिट जो है थायराइडिजिन और लेंस डिपॉजिट क्लोरप्रोमाजीन। क्लेमिडिया कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लेमिडिया जो है वो लिम्फ ग्रैनुलोमा वेनेरियम कॉज करती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीजेज इन, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है वो पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज करती है। सो इसका आंसर पॉलीसाइथीमिया क्यों है, ठीक है। इसका आंसर पॉलीसाइथीमिया इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको इस एमसीक्यू को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ गैसेस स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड टू डिफ्यूज़ अक्रॉस द एल्व्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपके एल्व्यूलाई हैं, ठीक है, और यहाँ पर कैपिलरीज हैं जहाँ पर एक्सचेंज होना है बिटवीन गैसेस एंड ब्लड, ठीक है। इस एल्व्यूलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है इसके अलॉन्ग व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू डिफ्यूज़ अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि सरफेस एरिया ऑफ द एल्व्यूलाई कितना है। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि ये क्लियर हो। ये डिपेंड करेगी व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है। ये डिपेंड करेगी कि इस एल्व्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ठीक है। एंड थर्डली इट विल डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड ब्लड वॉल्यूम इन पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। पोलीसाइथीमिया में क्यों बढ़ जाती है, पोलीसाइथीमिया में क्या होता है, पोलीसाइथीमिया के अंदर आपके पास इंक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसीज होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इंक्रीज हीमोग्लोबिन होता है तो वो इन्हांस करेगा लार्जर अमाउंट ऑफ गैस अपटेक और डीएलसीओ दैट इज़ द डिफ्यूजन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे कैपिलरीज में उतना ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो इन पोलीसाइथीमिया डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीजेस। एनमिक म्यूटेशन इज सीन इन, एनमिक म्यूटेशन यूरोब्लास्टोमा में होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये मॉन्टॉक्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी डोज देते हैं, कहाँ पर देते हैं, क्या और क्या कॉजेज होते हैं नेगेटिव के, और पॉजिटिव हो तो कितने पे हम पॉजिटिव देते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज इज इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन क्यों हो सकती है, कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी इनका इंटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की वैसे इम्यूनिटी जो है वो लो होती है, ठीक है। तो उन सब के अंदर जो है वो आपके पास नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट दैट हैज़ बीन गिवन
Infection with Mycobacterium tuberculosis typically led to the development of delayed hypersensitivity which can be detected by the tuberculin test. ठीक है, पॉजिटिव tuberculin test जो है वो सिग्निफाई करता है आपको सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टू ट्यूबरकुलर एंटीजन. ठीक है, और वेल रिकग्नाइज लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट उन्होंने बताया है कि फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, सर्काइडोसिस, मैलन्यूट्रिशन, हॉर्जिकल लिम्फोमा, इम्यूनोसप्रेशन वगैरह हो सकते हैं. फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन जो है दे मे रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया. मिक्सिलरी आर्टरी इज डेरिवेटिव फ्रॉम विच एओर्टिक आर्च. मिक्सिलरी आर्टरी जो है वो आपकी फर्स्ट एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव होती है. ये डेरिवेटिव्स आपने कर लेने हैं, दिस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें से पास्ट में तो इतना ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट नहीं हुए हैं बट मतलब प्रीवियस पेपर्स के अंदर. ठीक है, बट दिस इज़ अ न्यूअर एमसीक्यू. ठीक है, और ये रिपीट होने के चांसेस है तो इसको आपने देख लेना है. एंटीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम accompanies which vein? Again this is repeated MCQ, greater cardiac vein. ठीक है, posterior interventricular artery, middle cardiac vein, anterior interventricular artery, greater cardiac vein और marginal artery accompany करती है small cardiac vein को. A patient had chest pain, died few hours after myocardial infarction. Most common complication और most common cause of death जो है within 4 hours to 24 hours हो जाए या within few hours हो जाए. These are cardiac arrhythmias. जिसमें ventricular fibrillation जो है it is very common. A school implements a health education program to prevent the spread of infectious disease. The program include teaching students through where trained students influence their classmates' behavior. Which of the following approaches is being utilized? ठीक है, this is peer seeder. सो बेसिकली जो पीर सीडर अप्रोच होती है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक, ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम एजुकेशन या हेल्थ केयर जो हमारे होते हैं सेटअप्स उनके अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है, ठीक है, हम जिसको हम पीर सीडर कहते हैं, उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं और वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक स्प्रेड करके. ठीक है, और दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं जो एक्ट करते हैं एज रोल मॉडल्स और चेंज एजेंट्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं पीर सीडर्स. ठीक है, सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड दिस. Two group of people were selected, one present with vomiting, one without vomiting. Data obtained in the presence or absence of vomiting. Presence and absence जो है it is nominal data. ठीक है, choosing between 2 to 3 things, presence और absence है. ठीक है, this is nominal data. Ordinal data होता है, ठीक है, जिसमें आप उसको ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक है, प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्शरी. ठीक है, सो दिस इज ऑर्डिनल डाटा. Hyperpolarization of the neuron is due to increase influx of chloride ion. ठीक है, C option. A patient present to the emergency with history of fall. He open eyes on giving painful stimulus, has incomprehensible speech and localizes pain. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको GCS स्केल जो था वो पूरा एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे भी अगर आप देखें, ठीक है, तो अब उन्होंने हमें कहा है कि आप GCS जो है वो निकालें. तो आपने फ़ौरन से अपने दिन में ले आना GCS के 3 कंपोनेंट. आइज़ जो है, ठीक है, आपका वर्बल है और आपका मूवमेंट वाला आ जाता है M. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने GCS निकालें. यहाँ से यहाँ पर हमारे पास स्कोर क्या होगा, 9 होगा. ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना. इस तरह के MCQ आपको पास में रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हुआ, इसमें भी हमारे पास आ गया. 45-year-old woman presents to the clinic with complaint of progressive dysphagia for both solids and liquids over the past few months. She reports difficulty in bleaching and occasional regurgitation of undigested food. On further questioning, she denies weight loss or chest pain. A chest X-ray reveal air fluid levels in the mediastinum. तो air fluid levels की जब भी बात की जाए तो this always goes towards achalasia. achalasia के अंदर बर्ड बी का पेरेंट्स भी आती है. ठीक है, एकलेजिया के अंदर एयर फ्लूइड लेवल्स भी होते हैं. एकलेजिया के अंदर जो है ना वो आपके पास लिखे, ये जो उन्होंने कहा है कि वेट लॉस नहीं होता लेकिन डिस्फेजिया होता है फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. दिस ऑल सिम्टम गोज टुवर्ड्स एकलेजिया. Next MCQ, a patient presents with laceration on the foot and gram-positive cocci are identified. Which is the most appropriate drug for the treatment? Gram-positive cocci के लिए amoxicillin clavulanic acid is a drug of choice. A group of mice was taken, an injection of plastic hydrocarbon was given, which will work as a promoter in the process. Again, this is a very much repeated MCQ. तो promoter क्या करता है, ये क्लोनल प्रोलिफरेशन कराता है ऑफ ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स. ठीक है, और ये जो है ना आपके पास दिस इज रिवर्सिबल, ये परमानेंट DNA डैमेज कॉज नहीं करता. ठीक है, विटामिन नीडेड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन. आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन C चाहिए होता है. 65-year-old patient presents to the emergency department with severe hyperkalemia. Confirm on laboratory test which of the following treatment is most effective in lowering the serum potassium levels? Insulin, the epinephrine, beta adrenergic blocker, alpha adrenergic और aldosterone antagonist. ठीक है, so the correct answer is insulin. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर आप IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10 ml of 10% सोल्यूशन, तो वो क्या, उसका मैकेनिज्म क्या है, स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप पोटेशियम को सेल के अंदर मूव कर दें. उसके लिए आप इनहेल बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं जिसमें सेल्ब्यूटामोल हो सकता है, IV ग्लूकोज दे सकते हैं, IV सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं. थर्ड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पोटेशियम को बॉडी से ही रिमूव कर दें, उसके लिए आप IV फेरोजोमाइड या नॉर्मल सलाइन जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, पेशेंट विद NTA and RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू B नेगेटिव.
ठीक है। RH नेगेटिव है, इट मीन्स दैट एंटी डी एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट, सो वी गो टुवर्ड्स नेगेटिव। और एंटी ए जो है एंटी ए एंटीबॉडीज है, इट मीन्स दैट बी एंटीजन है, तो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अ प्रेग्नेंट फीमेल रिक्वायर्स एन अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर हस्बैंड ऑफर्स टू डोनेट ब्लड and the cross match results show that the recipient has anti-A antibody, anti-B antibody and the anti-RH antibody, while the donor has anti-A antibody, no anti-B antibody and no anti-RH antibody. What is the recipient blood group? अब अगर आप अपनी इस इन्फॉर्मेशन से देखें तो वो हमें कह रहे हैं कि जो रेसिपिएंट है उसके पास एंटी-A एंटीबॉडीज़ हैं और एंटी-B एंटीबॉडीज़ हैं। जो एंटीबॉडी होती है इसका मतलब है उसके ऑपोजिट जो है ना वो उसके पास एंटीजन है। ठीक है। अगर उसके पास एंटी-A एंटीबॉडी है, इट मीन्स दैट ही डज नॉट हैव ए एंटीजन। ठीक है। एंटी-A एंटीबॉडीज़ हैं तो एंटी-A एंटीबॉडीज़ है तो ए एंटीजन नहीं होगा ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसीज। ठीक है। अब उसके पास एंटी-B एंटीबॉडीज़ हैं विच मीन्स दैट उसके पास बी एंटीजन भी नहीं होगा ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसीज। ठीक है। और उसके बाद उसके पास एंटी-RH एंटीबॉडीज़ हैं विच मीन्स दैट दे डू नॉट हैव RH यानी डी एंटीजन भी नहीं है ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसीज। ठीक है। इसका मतलब है कि रेसिपिएंट के पास A, B एंड RH एंटीजन तीनों जो हैं वो डेफिशिएंट है। उसके पास A एंटीजन भी नहीं है, उसके पास B एंटीजन भी नहीं है, उसके पास RH एंटीजन भी नहीं है, विच मीन्स दैट उसका ब्लड ग्रुप, अगर उसके पास A और B एंटीजन नहीं है और एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज़ हैं, इट मीन्स दैट उसका ब्लड ग्रुप O है। और क्योंकि उसके पास RH एंटीजन भी नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O नेगेटिव। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी B ऑप्शन, दैट इज़ O नेगेटिव। क्लियर हुआ? जो देखिए उसके पास एंटी-A एंटीबॉडी और एंटी-B एंटीबॉडी, इट मीन्स दैट उसके पास एंटीजन A और एंटीजन B नहीं है। ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप होता है O, उसमें क्या होता है? एंटीजन A और B नहीं होते और एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज़ होती है। दोनों एंटीबॉडीज़ होती है, दोनों एंटीजन नहीं होते। और क्योंकि उन्होंने RH एंटीबॉडी की भी बात की कि RH एंटीबॉडी RH एंटीजन नहीं है, तो अगर RH एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने आपको क्लासिफिकेशन में दिया जिससे मजीद आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजिशन एब्जॉर्प्शन विल लॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन दिस इज़ वेरी मच रिपीटेड MCQ, राइट लोअर लोब। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, इसलिए इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं। 65 years old patient presents with episodes of dizziness, ECG finding reveal a regular RR interval, visible P waves and 2-1 AV conduction pattern. What is the most likely diagnosis? ठीक है। अब देखें ECG में हमें क्या मिल रहा है? रेगुलर RR इंटरवल मिल रहा है। ठीक है। विजिबल P वेव्स भी हैं and a 2:1 AV conduction, which means that atria की conduction क्या है? 2 times and then there is 1 ventricular contraction. ठीक है। 2:1. What is the most likely diagnosis? सो मोबीज टाइप 2 जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक की टाइप है। ठीक है। अभी किस तरह से आपके पास सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक है हमें कैसे पता चला? पहली बात उन्होंने हमें की है कि रेगुलर RR इंटरवल है। रेगुलर RR इंटरवल का मतलब क्या है? कि जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कंसिस्टेंट है। ठीक है। RR इंटरवल रेगुलर होने का मतलब क्या है? कि देयर इज़ अ कंसिस्टेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स एक कंसिस्टेंट रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। P वेव्स विजिबल हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा P वेव विजिबल होने का मतलब क्या है? कि एट्रिया की डिपोलराइजेशन हो रही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन भी नॉर्मल है। P वेव कब आती है? जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है। और जो उन्होंने हमें थर्ड चीज़ दी है वो कह रहे हैं कि 2:1 है AV कंडक्शन। इसका मतलब है कि हर 2 एट्रिया के कंडक्शन का हमें कैसे पता चलता है? P वेव से ना। ठीक है। और जो वेंट्रिकुलर कंडक्शन होती है वो हमें V वेव बताती है। ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स बताता है। ठीक है। तो AV कंडक्शन पैटर्न 2:1 होने का मतलब है कि हर 2 P वेव्स, हर 2 P वेव्स के बाद 1 QRS कॉम्प्लेक्स आता है। यानी every 2 P waves, for every 2 P waves only 1 is followed by QRS complex. 2 P waves के बाद, इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, 2 P waves के बाद, ठीक है, for every 2 P waves followed by 1 QRS complex. ठीक है। और जिसका मतलब है कि इंटरमिटेंट फेलियर ऑफ कंडक्शन हो रही है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। एक दफ़ा तो कंडक्शन एट्रिया से वेंट्रिकल तक हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम कंडक्शन एट्रिया तक ही रही। ठीक है। इससे आगे फिर क्या होगा? एट्रिया में कंडक्शन, फिर एट्रिया में कंडक्शन होगी और फिर आपके पास एक QRS कॉम्प्लेक्स आएगा। यानी कि हर 2 P वेव्स के बाद जो है वो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आ रहा है।
ठीक है। तो ये मोबीज टाइप 2 में क्या होता है, ये होता है कि सडन फेलियर ऑफ कंडक्शन होता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है, और फिक्स्ड कंडक्शन रेशो होती है, इधर 2:1 होती है या 3:1 होता है, ठीक है, जिसमें ड्रॉप्ड बीट होती है, ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उन्होंने हमें डिग्रीज ऑफ एवी ब्लॉक दिया, और डिग्रीज ऑफ एवी ब्लॉक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर हर पेपर में होता है। तो आपको ये जो आपके एवी ब्लॉक्स हैं, हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है, ये ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, एट्रिया और वेंट्रिकल बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे होते हैं। मोबीज टाइप 2 मैंने आपको क्लियर कर दिया। मोबीज टाइप 1 के अंदर क्या होता है, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है पीआर इंटरवल, ठीक है, अंटिल देर इज़ अ फॉल इन द बीट, ठीक है। और जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है उसमें भी सिंपल प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल होती है, ठीक है। विच फैक्टर्स सी अ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो रिस्ट्रिक्टिव वर्सेज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आया हुआ है कि या तो वो कोई डिजीज़ हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है, या वो हमें वैल्यू दे देते हैं कि FEV1 की ये वैल्यू है, या FEV1 इंक्रीज, FVC डिक्रीज, आप बताएं क्या हो सकता है डायग्नोसिस, उसमें क्या हमें कोई सिनेरियो दे देते हैं, उसके अंदर हमने अस्थमा वगैरह को डायग्नोस करना होता है। तो ये किसी न किसी तरह से उन्होंने हर पेपर में पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब उन्होंने कहा है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या चीज़ डिक्रीज़ करती है। आपको पता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में FEV1 और FVC दोनों की रेशो जो है या तो वो नॉर्मल रहती है या वो इंक्रीज़ होती है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में FEV1 भी डिक्रीज़ होता है, FVC भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन दोनों की जो रेशो होती है या तो वो नॉर्मल रहती है या वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज FVC इज़ डिक्रीज मोर देन FEV1, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है ना वो हमेशा डिक्रीज़ कर रही होती है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में वो हमेशा इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। इंजरी टू द लेटरल साइड ऑफ द फेस ऑन ओपन एंड प्रोट्रूड माउथ इंजरी। इंजरी टू द लेटरल साइड ऑफ द फेस ऑन ओपनिंग एंड प्रोट्रूड माउथ इंजरी, दिस इज़ लेटरल टेरेगॉइड, ठीक है। सो बेसिकली वो हमें ये कह रहे हैं कि जो आपको ये पता है कि जो आपका लेटरल टेरेगॉइड होता है क्या वो क्या करता है, माउथ को ओपन कराता है, ठीक है। तो लेटरल साइड ऑफ द फेस के देखिए, अगर इनएबिलिटी टू ओपनिंग द माउथ है, इट मीन्स दैट जो मसल्स जिसने आपके माउथ को ओपन कराना था उसकी इंजरी हो गई है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो माउथ को ओपन करा रहे हैं वो बेसिकली जॉ की डिप्रेशन कराते हैं, ठीक है। वो मसल जो माउथ को ओपन करा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जॉ की डिप्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो दीज इंक्लूड लेटरल टेरेगॉइड, डायगैस्ट्रिक, माइलोहाइड और जीनोहाइड। और जो एलिवेशन ऑफ जॉ करा रहे हैं वो माउथ को क्लोज करते हैं मैसेटर, इंटीरियर फाइबर टेम्पोरलिस एंड मीडियल टेरेगॉइड। Infection in kidney pass up to Girota's fascia. Again, this is a repeated MCQ. अगर fascia intact होगा, it will spread inferior to the pelvis. A patient presents with acidosis and hypokalemia. The fluid is most likely being drained from which part of the GIT tract? ठीक है, so this is colon. ठीक है, fluid drain कहाँ से करता है, colon से करेगा. Bloody orange appearance of the breast occurs in malignancy of the breast due to distortion of, again this is repeated MCQ, suspensory ligament of the breast. जो repeated MCQ उनको मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी, उन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट MCQs उनको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यूअर पूल है हम उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रीवियस MCQs में से समझ नहीं आती चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। जो आपका सोडियम का इन्फ्लक्स होता है ना, देखिए वो बेसिकली आपको एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल बताता है, ठीक है। जितना सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना आपके पास सोडियम कॉन्टेंट ज़्यादा होगा, सोडियम उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जितना कम होगा उतना एम्पलीट्यूड कम होगा, तो हाइपोनेट्रीमिया में एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर 100 सेंटीमीटर आइलियल रिसेक्शन द पेशेंट डेवलप्स स्टेटोरिया ड्यू टू इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो देयर विल बी डिक्रीज मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। अगेन ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसका पाथवे, इसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो अपने याद रख लेना है। द करेक्ट ऑप्शन इज IgG3। अ सोल्जर फ्रॉम CB presented with 3 months history of fever, bilateral lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, anemia, fatigue and history of sleeping on floor and bitten by some fly. Again ये भी बहुत दफ़ा सेम सिनेरियो सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हो चुका है। दिस इज कालाजार। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सर्वाइकल lymphadenopathy, histological examination revealed plasma cells, blast cells and lymphocytes. What is the most likely diagnosis, ठीक है। तो सर्वाइकल lymphadenopathy, ठीक है, और हिस्टोलॉजी में आपको प्लाज्मा सेल, ब्लास्ट सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और lymphocytes मिल रहे हैं, सो इट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल डाइल्यूटेड in water for disinfection is 70 to 80%. Abundance smooth endoplasmic reticulum in the liver at which area, ठीक है। तो जो आपके सेंट्रल लॉब्यूल ऑफ द लिवर होते हैं वहाँ पे abundant amount of smooth endoplasmic reticulum होते हैं। इन फार्मर कॉज ऑफ एंजियोसार्कोमा इज विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्मर्स के अंदर आर्सेनिक जो है इट इज़ द कॉज ऑफ एंजियोसार्कोमा, ठीक है। प्लास्टिक फैक्ट्री की बात की जाए तो विनाइल क्लोराइड, एंजियोसार्कोमा फार्मर की बात की जाए तो आर्सेनिक। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर्स में वैसे लेवल एंजियोसार्कोमा इज़ वेरी कॉमन। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर के साथ स्मोकिंग की बात की जाए तो लंग कार्सिनोमा का रिस्क मोर देन एंजियोसार्कोमा।
Patient has non-healing ulcer in the mouth for 4 months. He has Gutka history of 20 years. Doctor confirmed malignancy after test. What is the most common malignancy in this case? So it would be squamous cell carcinoma. ठीक है, नॉन हीलिंग अल्सर इन द माउथ फॉर 4 months, ठीक है, और हिस्ट्री भी उन्होंने हमें दे दी, ठीक है, ऑफ ईटिंग गुटका, ठीक है. सो दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा एंड डिस्प्लेजिया? ये भी प्रीवियसली रिपीट हो चुका है, ठीक है. तो इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा तब होता है जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर लेता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो आपका 500 ml होता है, ठीक है. 500 ml का मतलब क्या है? 0.5 लीटर्स, ठीक है. टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml या 0.5 लीटर्स. यहाँ लीटर्स में पूछा गया तो 0.5 लीटर्स. अ पेशेंट इज अलर्ट बट रिलैक्स विद आइज क्लोज्ड. जब आइज अच्छा, ये एमसीक्यू भी सेम एमसीक्यू प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है. सो हमने ये पहले भी बात की थी कि जब उसकी आइज क्लोज्ड है, ठीक है, तो जो है उसमें कौन सी वेव्स होंगी? अल्फा वेव्स होंगी, ठीक है. और जब वो अलर्ट एंड कॉन्शियस और आइज भी ओपन है तो बीटा वेव्स, ठीक है. तो ट्रांजिशन होगी फ्रॉम अल्फा टू बीटा. पेशेंट विद जॉइंट पेन टेकिंग एनासिड प्रेजेंट विद पोस्टीरियर ड्यूरनल वॉल परफोरेशन. पोस्टीरियर ड्यूरनल वॉल में ब्लीडिंग ड्यू टू गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी होती है, ठीक है. और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के अलॉन्ग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होती है, ठीक है. और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक से स्प्लेनिक आर्टरी. पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन अलॉन्ग विद ब्लैक टारी स्टूल ऑन एंडोस्कोपी. बायोप्सी reveals a urease positive organism. Urease positive organism is H. pylori. A patient presents with a blunt injury to the cervical region, paralysis of the respiratory muscle leading to respiratory distress. Which structure is most likely to be affected? So this is diaphragm, ठीक है. डायफ्राम आपका जो है ना वो मेन रेस्पिरेटरी मसल है. डायफ्राम की इंजरी से रेस्पिरेशन जो है आपकी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. अ पर्सन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एट अ टेम्परेचर 25. व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट लॉस बिटवीन द पर्सन एंड द ग्राउंड, ठीक है. अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है. अगर पेशेंट नेकेड है, ठीक है, तो हीट लॉस बाय रेडिएशन है. पेशेंट नेकेड है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑन सरफेस, ठीक है, जैसे कि टेबल गया तो हीट लॉस बाय कंडक्शन. नेकेड है और टेम्परेचर मेंशन होगा तो हीट लॉस बाय रेडिएशन प्लस कंडक्शन. और अगर ह्यूमिडिटी मेंशन है तो हीट लॉस विल बी बाय convection. A patient has congestive cardiac disease and the secondary hyperaldosteronism. This condition is due to, ठीक है, congestive cardiac disease और secondary hyperaldosteronism जो है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? दिस इज रेनिन. अब इसमें रेनिन कैसे है कॉज, ठीक है. अगर आप देखें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है. जब हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो हार्ट द पंपिंग एबिलिटी या द पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस, ठीक है. जब हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा ब्लड को, इट मीन्स दैट ब्लड सप्लाई जो है, ठीक है, टू द ऑर्गन्स, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गई है. जब रेनल हाइपोपरफ्यूजन होगी, ठीक है, जब किडनीज़ को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, रेनल हाइपोपरफ्यूजन होगी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की वजह से, तो किडनी क्या परसीव करेगी कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, तो किडनी फॉरन आपके रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. और रास सिस्टम अल्टीमेटली क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 को ज़्यादा कर देगा. एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरॉन का रिलीज बढ़ा देगी, तो अल्टीमेटली आपके पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. PT इज़ यूज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. अगेन ये हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. फंक्शन ऑफ द लिवर की बात हो रही है, ठीक है. तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर यूज़ करते हैं. पेशेंट इंजर्ड इन RTA ब्लीडिंग फ्रॉम साइट ऑफ इंजरी विद ब्लड प्रेशर 90-70. हार्ट रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 100 फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग टू 120 ड्यू टू. अब ऐसा क्यों है? डिक्रीज वेनस रिटर्न इसका करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज देखिए उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट है ना उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो गया और उसकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग. जैसे ही वो बंदा खड़ा होगा, ठीक है, तो सारा ब्लड जो है उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर पूल हो जाएगा. जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड पूल हो जाएगा, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी, तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. वेनस रिटर्न जब डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि बॉडी जो है उसका कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. वो क्या करेगा कि वो हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा ताकि वो परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स को मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब एक बंदा खड़ा होगा तो फ़ौरन से ब्लड उसका सारी एक्सट्रीमिटीज़ में पूल अप हो जाएगा. ब्लड की पूलिंग की वजह से क्या हो जाएगा? वेनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. फ़ौरन कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. वेनो कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, वेनस रिटर्न बढ़ेगा और फ़ौरन से कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके, ठीक है. सो डिक्रीज वेनस रिटर्न इज द करेक्ट आंसर. लिथियम मूड स्टेबलाइजर इफेक्ट टेक प्लेस इन हाउ मच ड्यूरेशन? इट इज 2 to 3 weeks. किडनी स्टोन ड्यू टू oxalic glycooxalic which amino acid defective, ठीक है. So this is lysine. A young patient presents with a fracture of medial 2/3 of the clavicle. The middle part of the clavicle is displaced upward anteriorly. Which muscle is responsible for raising this part of the clavicle?
दिस इज स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड के साथ अटैच होता है, ठीक है, जो उसको रेस करेगा. अगेन दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू. पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप मेसोथेलियोमा. रिस्क फैक्टर फॉर इट वुड बी एस्बेस्टोस जो होता है, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर malignant mesothelioma. A hernia located medial to the pubic tubercle and passing through the deep inguinal ring is most likely to be indirect inguinal hernia. Indirect hernia जो है वो medial to the pubic tubercle होता है और पास करता है from the superficial inguinal ring through the inguinal canal to the deep inguinal ring, ठीक है, to the base of the scrotum, ठीक है. और जो आपका होता है डायरेक्ट inguinal hernia वो posterior wall से राइज करता है, ठीक है, from the Hazelbeck triangle. Nitroglycerin mechanism of action on the vessels क्या होता है, ये साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेशन करती है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद माइल्ड हेमरेज एंड अ ब्लड प्रेशर ऑफ 90/60. कॉम्पनसेशन अकर्स थ्रू baroreceptor activation which induces various physiological changes to restore blood pressure. Which of the following is least likely to change during the compensatory process, ठीक है, सो इट इज ejection friction. अब इसमें क्या है कि बेसिकली देखिए, जब भी हमारे पास माइल्ड हेमरेज होता है ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि माइल्ड हेमरेज हुआ और आपका ब्लड प्रेशर जो है जैसे उन्होंने यहाँ दिया 90/60 तक चला गया, ठीक है, तो जो आपका बेरोरेसेप्टर रिस्पॉन्स होता है द एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनसेस, ठीक है, वो वारन स्टिमुलेट होता है ताकि वो ब्लड प्रेशर को रिस्टोर कर सके, ठीक है. तो जैसे ही आपके पास माइल्ड हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर फॉल किया है, ठीक है, तो आपका बेरोरेसेप्टर सिस्टम एक्टिवेट होगा. बेरोरेसेप्टर सिस्टम क्या करेगा, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा. जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा. हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. और वेनस रिटर्न को क्या होगा, ठीक है, वेनस रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाएगा वेनो कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो इंक्रीज़ वेनस रिटर्न हो जाएगा. सिंपैथेटिक सिस्टम ने हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, वेनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर दिया. अब हम इजेक्शन फ्रिक्शन को अगर देखिए तो इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन. हर दफ़ा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है, यानी आउटपुट कितना होता है विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारे पास बेसिकली इजेक्शन फ्रिक्शन होती है, ठीक है. तो जब मिनिमल अमाउंट में हेमरेज होता है, थोड़ा सा हेमरेज होता है, ठीक है, तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपकी इजेक्शन फ्रिक्शन होती है इट रिमेन्स द सेम, ठीक है, इट इज़ लेस लाइकली टू बी चेंज, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ माइल्ड हेमरेज, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, इजेक्शन फ्रिक्शन. कार्डिक टिश्यू इज मोस्ट वल्नरेबल टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट विच पॉइंट, ठीक है, दिस इज व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इज अबाउट टू एंड, दैट इज द सी ऑप्शन, ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंट विद निस्टेगमस एंड एटेक्सिया ऑन बोथ क्लोजिंग आइज एंड ओपनिंग आइज, ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. अगर बोथ ओपनिंग और क्लोजिंग आइज की बात होगी तो दिस विल गोज टुवर्ड्स सेरिबेलम, ठीक है. और जब ऑन क्लोजिंग आई होगा ओनली, ठीक है, तो वो डॉर्सोकोलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे लीजन होती है, दैट इज पॉजिटिव रोम्बर्ग साइन, ठीक है, Romberg sign. In infectious mononucleosis, which organ is most prone to rupture after minor trauma, ठीक है, so this is spleen, ठीक है. Infectious mononucleosis कॉज कौन करता है, एब्सटेंस बार वायरस कॉज करता है, ये स्प्लीनोमेगैली कॉज करती है, और स्प्लीन क्योंकि इसमें फ्रेजाइल हो जाती है तो उसमें माइनर ट्रॉमा से भी रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ स्प्लीन होता है, ठीक है. 20 weeks pregnant patient involved in road traffic accident sustained a femur fracture and developed shortness of breath before passing away 5 days later. What is the most likely cause of this, ठीक है. सो दिस इज़ कॉज बाय, जब भी हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर की हिस्ट्री वो हमें दे देते हैं, ठीक है, और फ्रैक्चर के बाद बोन फ्रैक्चर की हिस्ट्री देते हैं, बोन फ्रैक्चर के बाद 3 to 5 डेज़ के बाद डेथ हो रही है तो इट इज़ ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. अगर इमीडिएट डेथ हो रही है तो वो हो सकती है ड्यू टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लेकिन अगर आफ्टर 3 to 5 डेज़ हो रही है तो इट वुड बी ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म की एक्सप्लेनेशन भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट में से भी एमसीक्यू रिपीट होते हैं. राइट सुपररेनल वेन ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन रिपीटेड एमसीक्यू, इंफीरियर वेना केवा में जाती है, ठीक है. राइट सुपररेनल वेन इंफीरियर वेना केवा में, और लेफ्ट सुपररेनल वेन ड्रेन करती है इनटू लेफ्ट रेनल वेन. Lady had a difficult labor at home in village. She was brought to the hospital with history of PV bleed and oozing from the gums. Again ये repeated MCQ है, ठीक है. और यहाँ पर जो important point to be noticed है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस करेंगे, प्लेटलेट काउंट 30,000 है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्थोथर्मोप्लास्टिन टाइम बोथ प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, और बर्ड सेल्स इन द आपको पेरिफेरल ब्लड फिल्म मिल रहे हैं, ठीक है, और फिर हिस्ट्री भी दे दी उन्होंने हमें ऑफ जो है ना वो आपके पास डिफिकल्ट लेबर एट होम, ठीक है. सो दिस इज डिसेमिनेटेड इंट्रोवेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है. लैब्स में अगर हमें शिस्टोसाइट्स मिल रहे हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स डी डायमर्स इंक्रीज मिल रहे हैं, फिब्रिनोजन डिक्रीज मिल रहा है, डिक्रीज फैक्टर 5-8 मिल रहे हैं, तो दिस ऑल गोज टुवर्ड्स DIC. Next MCQ, 60 years old businessman is evaluated by physician for his high blood pressure which was 170/100. His lab revealed increased plasma renin activity. His plasma aldosterone level is high, left renal vein renin level is high and right renal vein renin level is normal. अगर लेफ्ट रेनल वेन का रेनिन लेवल हाई, इट मीन्स दैट देयर इज लेफ्ट रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है. पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका एल्डोस्टेरोन लेवल और रेनिन लेवल दोनों रेज्ड हैं, ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि रेनिन जो है उसका इंक्रीज है लेफ्ट रेनल वेन में, ठीक है, तो लेफ्ट रेनल आर्टरी का ही स्टेनोसिस होगा, ठीक है, मोस्ट लाइकली.
क्योंकि देखिए जब स्टेनोसिस होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है परफ्यूजन कम होती है, फॉरेन से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, रेनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज सोर्स ऑफ थ्रोम्बस एस, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थ्रोम्बस होता है कि अब आपके पास पॉप्लीटियल वेन होती है, ठीक है। जो डीवीटी का मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या होता है, पॉप्लीटियल वेन, ठीक है। और एम्बोलिज्म का सोर्स फेमरल वेन और थ्रोम्बोसिस इज मोस्ट कॉमन इन पॉप्लीटियल वेन। A child developed diarrhea, biopsy show Willis atrophy, but gluten-free diet does not improve his symptom. Diagnosis would be, ठीक है, so it would be जार्डिसिस, ठीक है। और अगर ग्लूटेन फ्री डाइट से वो इंप्रूव हो जाता है तो इट विल बी सीलियक डिजीज, ठीक है। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल बैक्टीरिया, स्पोर्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सिंपल स्टरलाइजेशन मेथड, विच इन द फॉलोइंग कैन कॉज डिजीज थ्रू स्पोर्स। कोलेस्ट्रोडियम जो है उनके स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ पर्सन आफ्टर रोट्रोपिक एक्शन विद डैमेज टू द टेम्पोरल बोन लीडिंग टू एपिड्यूरल हेमरेज, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, ठीक है। अगेन एपिड्यूरल हेमरेज के अंदर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्ट, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, विच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। दोनों तरह से पूछा जा चुका है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अ यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद मलर रैश, polyarthritis, swelling in hands, sensitive to heat and cold. What is the next most sensitive investigation? So this is ANA, ठीक है, and it goes towards SLE, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, चाइल्ड विद जनरलाइज एडीमा द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, ठीक है। जनरलाइज्ड एडीमा का जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज इन द चिल्ड्रन इट वुड बी प्रोटीन यूरिया, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, इट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर आपके पास क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। A patient presents to the ER with chest pain for the last 30 minutes and a systolic murmur. The initial ECG is normal. What is the next best step in management? ठीक है, so next best step क्या होगा कि आपने उसके troponin I levels कराने हैं because they are very sensitive. Skin of face is supplied by the 5, 7, 9 and the 10th nerve. ओके, सो अब इसमें हमने क्यों चूज़ किया 5, 7, 9 और 10 को? आपको पता है जो हमारी जो मेन जो फेस की हमारी सेंसरी सप्लाई होती है ना, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व से आती है, फिफ्थ नर्व से, ठीक है, जिसकी 3 डिविजन्स होती हैं। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है, जो आपके आइज़ वाले एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर मैक्सिलरी डिवीजन होती है, ठीक है, जो हमारे नोज़ और अपर लेवल एरिया को, फिर मैंडिबुलर डिवीजन होती है जो आपके लोअर लेवल पर आपके मैंडिबल के एरिया को सप्लाई करती है। तो मेन सेंसरी इनोवेशन तो फिफ्थ नर्व से होती है, ठीक है। फिर अगर हम सेवन नर्व की बात करें तो सेवन नर्व जो होती है वो आपके जो है ना ज़्यादातर मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, उनको सप्लाई करती है। उनकी इनर्वेशन जो है वो बेसिकली सेवन्थ नर्व के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। और जो आपकी नाइन्थ नर्व है, नाइन्थ नर्व ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, ठीक है, उसका कुछ सेंसरी फंक्शन होता है, ठीक है, कि वो पार्ट ऑफ द ईयर को कुछ सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली स्किन ऑफ द फेस की बात की जाए तो वो उसको इनोवेट नहीं कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इट इज़ सप्लाइंग सम सेंसर सप्लाई टू द ईयर होती है। सेम फॉर द 10th नर्व, ठीक है, कि मेनली तो जो है इसकी सप्लाई आपके थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन को होती है, ठीक है, लेकिन सम एरियाज ऑफ द ईयर को ये भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई विल गो टुवर्ड्स द ऑप्शन ए, दैट इज़ 5, 7, 9 एंड 10 नर्व। दिस इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज बिहाइंड द ओवेरियन फॉसा, ठीक है। आपको पता है ओवेरियन फॉसा के जो पोस्टीरियर सर्फेस पर 2 होते हैं, ठीक है, बहुत यूरेटर इंटरनल एलिकाट्री, लेकिन वो विल प्रेफर द यूरेटर टू द इंटरनल एलिकाट्री। कैन दिस इज रिपीटेड MCQ, पास्ट में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अ पेशेंट सफर्स अ स्टैब इंजरी टू द चेस्ट लीडिंग टू एयर escaping from the lung and the development of pneumothorax. What is the most likely outcome, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्टैब इंजरी की वजह से, ठीक है, जो एयर है वो स्केप कर गया फ्रॉम द लंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ नीमोथोरेक्स हो गया, ठीक है। तो नीमोथोरेक्स का मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्या होता है? बाकी ऑप्शन देखिए, लंग्स मूव आउटवर्ड एंड द चेस्ट वॉल ऑल्सो मूव आउटवर्ड, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। लंग मूव्स आउटवर्ड एंड द चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड नहीं, लंग्स आपके इनवर्ड चले जाते हैं और चेस्ट वॉल जो होती है ना, ठीक है, वो आपके आउटवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लंग कोलैप्सेस इनवर्ड एंड द चेस्ट वॉल मूव्स आउटवर्ड, ठीक है। सो दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, या मैकेनिज्म ऑफ नीमोथोरेक्स, ठीक है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज लाइगेटेड, विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज इफेक्टेड, ठीक है। तो इसमें आपके जो डिसेंडिंग कोलॉन और सेगमॉइड कोलॉन, ठीक है, जो बेसिकली आपके इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, कि हमारे पास पूरी जो हमारी GIT है ट्रैक, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट जो है, ठीक है, वो आपके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक एक्सटेंड करी होती है और उसको सप्लाई कौन करी होती है? सीलियक प्लेक्सस जो होता है आपका, सॉरी, जो आपकी यहाँ से जो फोरगट होती है उसको सीलिक प्लेक्सस से सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। जो आपकी मिडगट होती है उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है और जबकि हाइंडगट होती है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो हाइंडगट में यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो आपका मीडियल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन होता है वहाँ तक आपकी जो है वो मिडगट होती है, और जो लेटरल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से आगे सेगमॉइड कोलॉन होता है, ठीक है, दिस डिसेंडिंग कोलॉन होता है, दिस इज सप्लाइड बाय द इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अ वाइफ ओवरहर्ड हर हस्बैंड सेइंग दैट द बॉय लिविंग नेक्स्ट डोर इज इन लव विद हर. She develops a strong belief in this idea and tries to meet the boy and talk to him, but he avoids coming out of the house. This avoidance causes her significant sadness and preoccupation. What is the most likely mental state of the wife? ठीक है, this is delusion, ठीक है।
डिल्यूजनल डिसऑर्डर है. पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ बैक एक लॉन्गेस्ट नर्व शियाटिक नर्व अराइजेज फ्रॉम. ठीक है, तो जो आपकी शियाटिक नर्व होती है इट अराइज फ्रॉम द लंबोसेक्रल प्लेक्सस. सी ऑप्शन इज करेक्ट. अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. स्पूटम एनालिसिस रिवील्स eosinophilia. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. ठीक है, तो eosinophilia इंडिकेट करे कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है. ठीक है, एलर्जी से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है. ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है पेशेंट को. ठीक है, और स्पूटम एनालिसिस में eosinophilia हमें मिलता है ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर. ठीक है, दैट इज़ द सी ऑप्शन. ठीक है, उन्होंने हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की भी हिस्ट्री दे दी. और नेक्स्ट MCQ है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मोस्ट लाइकली लेड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग. प्लाज्मा सेल्स भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं, मैक्रोफेजेस भी हैं. ठीक है, और जो है ना प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ IUCD की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस इज ऑल प्रेजेंट द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है, GFR इंक्रीजेज बाय डिक्रीज इन. ठीक है, ये आपके पास टेबल बना हुआ है फर्स्ट स्टेट के अंदर. ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है. ठीक है, तो GFR जो है वो इंक्रीज होता है बाय डिक्रीज इन एफरेंट आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज GFR और डिक्रीज GFR जो है आपको आने चाहिए, आपने याद कर लेने. अ वुमेन विद नो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हैज़ हैड 2 चिल्ड्रन बॉर्न विद कैरियोटाइप एबनॉर्मेलिटी. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज. ठीक है, ये भी प्रीवियसली पेपर मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि दिस इज़ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. ठीक है, जिसमें जो है ना वो हमारे पास इक्वल ट्रांसमिशन हो रही होती है. ठीक है, सो द पेशेंट इज़ फिनोटिपिकली नॉर्मल. ठीक है, ऑल्दो दे हैव द एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो कैरियोटिपिक एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन फिजिकली वो नॉर्मल होते हैं, फिनोटिपिकली वो नॉर्मल होते हैं. दिस इज इन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. ए ऑप्शन इज करेक्ट. मसल्स ऑफ द बैक आर सप्लाइड बाय मसल्स ऑफ द बैक जो होते हैं. ठीक है, दे आर सप्लाइड बाय द डॉर्सल रैम ऑफ स्पाइनल नर्व. ए ऑप्शन इज करेक्ट. वुमेन वाइल कुकिंग एक्सीडेंटली लैंड्स हिज हैंड ऑन अ बर्निंग ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन विड्रॉल रिफ्लेक्स. ठीक है, तो जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है वो आपका मल्टी साइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है. ठीक है, अगेन BRS फिजियोलॉजी में इसके अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपका मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज डाइसाइनेप्टिक एंड विड्रॉल रिफ्लेक्स इज मल्टी साइनेप्टिक. A patient with 30% blood loss, which structure among the following lost the most blood. ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके पास ब्लड लॉस होगा इट इज़ फ्रॉम द वेन्स एंड द वेन्यूल्स. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है दैट विल बी लॉस्ट फ्रॉम द वेन्स एंड द वेन्यूल्स. क्योंकि जो वेन्स और वेन्यूल्स होती है ना कि उनके पास वो उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, उनकी कैपेसिटी लार्जर होती है कि वो ब्लड को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं कंपेयर टू आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स. ठीक है, जिसकी वजह से जब ब्लड लॉस होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले वेनस, क्योंकि वेनस स्ट्रक्चर जो है उन्होंने ज़्यादा ब्लड होल्ड किया होता है. ठीक है, तो उन लॉस में भी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, सो व्हेन देयर इज़ ब्लड लॉस वेनस रिटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाता है. लेकिन एक्सट्रीम हेमरेजेस के केसेस में वेन्स जो हैं दे कैन लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड. ठीक है, so A option is correct. A young man present with absent strut reflex, atrophy of the calf muscle, loss of pain and temperature on the lateral aspect of the leg and the foot. The most likely lesion is this is lower motor neuron lesion with anterior horn damage. Which of the following muscle causes hip and knee flexion? Both hip और knee की flexion जो है वो cause करता है sartorius muscle. ठीक है, hip and knee both flexed. sartorius से hip flexed होता है, knee extend होता है, rectus femoris. हिप एक्सटेंड होता है, नी फ्लेक्स होता है, सेमीटेंडिनस. और हिप एक्सटेंड विदाउट नी फ्लेक्शन इट इज़ एडक्टर मैग्नस. यूरिन फ्लो रेट इज़ 1 ml per minute. लोएस्ट ऑस्मोलैरिटी इज़ इन विच पार्ट. ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर हमारे पास लोएस्ट ऑस्मोलैरिटी होती है. Okay, so next MCQ study is conducted to investigate hypertension in diseased and non-diseased individuals to identify the associated risk factor. What type of study design is this? ठीक है, अब इसके अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमने डिजीज़ को और उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर को इकट्ठे एक स्टडी के अंदर जो है ठीक है वो हमने देखना है. ठीक है, तो जब हम एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम बोथ डिजीज़ एंड इट्स रिस्क फैक्टर एसोसिएशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. ठीक है, इस MCQs को और इस तरह के जो रिलेटेड बाकी आपके बायोस्टैटिस्टिक्स के MCQs हैं उसके लिए चैनल पे वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं. देखिए, वहाँ पे आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, सबके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसके मुताबिक. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं. अ पेशेंट हिस्ट्री ब्लडी डायरिया एंड वेट लॉस विद पैलर. ही वॉज डायग्नोज एज अ केस ऑफ कोलॉन कार्सिनोमा एंड वॉज ट्रीटेड फॉर डैट.
विच मार्कर, ठीक है, कोलोन कार्सिनोमा के लिए कौन सा मार्कर होता है, ठीक है, इट इज़ कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA। ट्रू रिगार्डिंग विटामिन डी, विटामिन डी में क्या होता है कि विटामिन डी जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो इंक्रीज करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आपने देख लेना है। एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन के लिए हमें पेप्सिन चाहिए होता है, ठीक है। पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन की इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, और आपके पास बाद में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो वो अपनी पेप्सिन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। पेप्सिनोजन पेप्सिन जो होता है उसकी एक्टिव फॉर्म होती है उसमें आ जाता है, और पेप्सिन जो है फिर प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन मफल हार्ट साउंड्स आर सीन अलॉन्ग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि चेस्ट पेन है दैट इज़ रेडिएटिंग टू द बैक, ठीक है, और साथ उन्होंने बता दिया कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर आपके पास चेस्ट पेन, ठीक है, हो जो कि चेंज होती है विद पोजीशन, ठीक है, या फिर विद रेस्पिरेशन जो है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमारे जहन में आता है फॉरन पेरिकार्डाइटिस की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें कह दिया मफल्ड हार्ट साउंड, इट मीन्स दैट देयर इज़ सम फ्लूइड सराउंडिंग द हार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट साउंड जो है वो मफल्ड हो गई है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास एयर होती है वहाँ पर साउंड में रेजोनेंट मिलती है अगर हम लंग्स को भी देखें, और जहाँ पर हमारे पास फ्लूइड होता है तो वहाँ पर हमारी साउंड जो है वो डल हो जाती है, मफल्ड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो वी गो टुवर्ड्स कार्डिक टेम्पोनार, ठीक है, दैट इज़ द सी ऑप्शन, ठीक है। A patient presents with history of head trauma. His urine osmolality was decreased and developed symptoms of polydipsia, polyuria, ADH analog, which increases urine osmolality causes, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें कहा है कि हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री है। हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री से हमें पता चल गया कि देयर इज़ सम डिफेक्ट इन द ब्रेन, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से ब्रेन की कोई ना कोई एरिया की इंजरी हुई है जिसकी वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट है, और उसके बाद उसकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही प्रॉपरली किडनी से, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर ऑस्मोलैलिटी यानी सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये, और उन्होंने हमें सिम्टम में पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया भी कह दिया। उसकी वजह से क्या है कि भूख भी ज़्यादा लग रही है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो और जब हमने ADH एनालॉग बाहर से दिया तो उसने यूरिन ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज़ कर दिया, विच मीन्स दैट बॉडी में पहले ADH की डेफिशिएंसी थी, बाहर से हमने ADH दिया तो ADH ने वाटर की एब्जॉर्प्शन करके यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो दिस इज सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ADH जो है। Okay, Amani is a plumber. He is having difficulty in breathing from the last 1 year. He is also short of breath and dyspneic. His blood ABGs show pH 7.4, bicarbonate 19, and partial pressure of carbon dioxide 31. He has most likely, ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखें तो पीएच क्या है, 7.4 है। नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होती है, तो यहाँ पर 7.4 पीएच जो है वैसे तो वो नॉर्मल है लेकिन हायर साइड ऑफ द नॉर्मल रेंज पे है, ठीक है। बाइकार्बोनेट को अगर आप देखें तो वो 19 है, ठीक है, यानी कि लो है, और वो हमें सजेस्ट कर रहा है लो बाइकार्बोनेट आइंस, ठीक है, एंड पीएच टूवर्ड्स द हायर साइड ऑफ द नॉर्मल रेंज, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर सजेस्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखें कि तो वो भी 31 है, वो भी लो है। इट मीन्स दैट ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, जिसकी कॉम्पनसेशन हो रही है, रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन हो रही है, ठीक है, थ्रू हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकें और काउंटर एक्ट कर सकें एसिडिक इफेक्ट ऑफ डिक्रीज बाइकार्बोनेट को। सो दिस इज कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज द डी ऑप्शन। अ पेशेंट हैज फॉलोइंग एबीजीज पीएच ऑफ 7.2 एसिडिक है, बाइकार्बोनेट लेवल उसका 19 है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 39, ठीक है। अगेन देखें एसिडिक पीएच है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट 19 है, विच मीन्स दैट इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और डी ऑप्शन इज करेक्ट। रिडक्शन इन प्रोस्टेट साइज इज अचीव बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम, ठीक है, दैट इज 5 alpha reductase enzyme. Non-neoplastic cause of ascites due to visceral organs जो होती है, ठीक है, it is cirrhosis, ठीक है। वारफेरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 को, और विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स जो आपके 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी प्रोटीनस उनको उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ड्यू टू सुपरफ्लुअस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है वो हमारे पास बेसिकली सुपरफ्लुअस एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, ठीक है। मेल्स के अंदर ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, सुपरफ्लुअस एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। और मोस्ट कॉमन जो कैरियोटाइप होती है मेल्स में वो 47XXY होती है,
ठीक है, और इसके वेरिएंट्स भी होते हैं। 47XXY मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा 48 ट्रिपल XY भी हो सकती है, या 49 टेट्रा XY जो है वो भी हो सकती है। तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है ये मेल के अंदर फिर हाइपोगोनाडिज्म, इनफर्टिलिटी, गायनोकमेशिया जैसे फीचर्स जो है वो लेकर आता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी ए। विच अनपेयर्ड कार्टिलेज इज इफेक्टेड इन लेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज जो है वो आपका अनपेयर्ड कार्टिलेज जो लेरेंजियल कार्सिनोमा में इफेक्ट होता है। अनपेयर्ड में थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस होता है। पेयर्ड में रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। अ पेशेंट वाज ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड एंड डेवलप अ रिएक्शन विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, ठीक है। A female patient presents with complaints of increased urinary frequency, burning, micturition and hesitancy. There is no history of any vaginal discharge. Urine culture examination show gram negative rods, ठीक है। तो gram negative rods के लिए हमारी drug of choice क्या होती है, that is ceftriaxone, ठीक है, C ऑप्शन। पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया, कॉर्टिसोल एंड VMA नॉर्मल, यानी कि विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है नॉर्मल है। रेनिन उसका डिक्रीज है, ठीक है। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। सो दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम क्या होता है? कोन सिंड्रोम हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन होती है, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन जो है आपका, ठीक है, वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी हाइपरनेट्रीमिया कॉज करता है। पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, यानी हाइपोकेलीमिया कॉज करता है। हाइपरनेट्रीमिया हाइपोकेलीमिया कॉज कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज कॉन सिंड्रोम, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर, साथ में हाइपरटेंशन भी कॉज करता है। सो दिस सिम्टम गोज टुवर्ड्स कॉन सिंड्रोम। अ पेशेंट प्रेजेंट विद रेज ब्लड प्रेशर एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग शोइंग बाइकार्बोनेट लेवल ऑफ 35, इमेजिंग रिवील्स डायलेटेड वेंट्रिकल्स इन द posterior fossa. What is the most likely diagnosis, ठीक है। सो दिस इज डेंडी वॉकर malformation, दैट इज द ऑप्शन ए, ठीक है। ट्यूमर विद लीस्ट लाइकली मेटास्टेसिस, बेसल सेल कार्सिनोमा जो है, ठीक है, वो मेटास्टेसाइज करता है वेरी लेस कॉमनली, ठीक है। 40 years old फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ डायरिया, फेशियल फ्लशिंग, राइट साइडेड हार्ट मर्मर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ठीक है। सो दिस इज कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम के फीचर्स में हमारे पास डायरिया होता है, फेशियल फ्लशिंग होती है, ठीक है, राइट साइडेड हार्ट मर्मर भी होता है, ठीक है। सो कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर डायरिया क्यों हो रहा होता है, ठीक है। कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर डायरिया इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कार्सिनोइड सिंड्रोम में इंक्रीज सेरोटोनिन होता है। इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल्स की वजह से जो है वो डायरिया हो रहा होता है। फेशियल फ्लशिंग होती है। फेशियल फ्लशिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि इंक्रीज अमाउंट ऑफ द वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें आ जाता है ब्रेडिकाइनिन आपके पास और हिस्टामीन वगैरह। राइट साइडेड हार्ट मर्मर होता है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, ठीक है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस वगैरह भी होती हैं, ठीक है। सो दिस गोज टुवर्ड्स कार्सिनोइड सिंड्रोम। ट्यूमर ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज, ग्रेडिंग क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन ग्रेडिंग होती है, और स्टेजिंग जो है एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड होता है, कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द बिग टो एंड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर आइडेंटिफाइड लीडिंग टू डायग्नोसिस ऑफ गाउट। द पेशेंट इज प्रिस्क्राइब एलोप्यूरिनोल 300 mg. Which of the following factors is most likely affect the availability of allopurinol? So this is alpha-1 acidic glycoprotein, that is the A option, ठीक है। A patient presents with hepatitis B viral markers negative, ALT slightly raised on examination, there was Kessler Fishering. Kessler Fishering किस में होती है? विल्सन्स डिजीज़ में होती है। विल्सन्स डिजीज़ का हमारे पास सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? हम 24 आवर्स यूरिनरी कॉपर लेवल्स कराते हैं, ठीक है। दैट इज़ द बी ऑप्शन, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक होता है, और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा जाए तो इट इज़ लिवर बायोप्सी, ठीक है। इस्केमिक पेशेंट टुक 8 hours टू रीच हॉस्पिटल, विच ऑफ द ऑर्गन सर्वाइव और आर लीस्ट इफेक्टेड, ठीक है। तो दीज आर द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हर एक ऑर्गन का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली उसने जो है वो काम करना होता है, ठीक है। तो a sea diver after diving associated rapidly then develop shortness of breath and joint pain, cause is nitrogen bubble, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, when they ascend rapidly, ठीक है, एकदम से जब वो तेज़ी से ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि क्योंकि वो हमारे पास मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ले रहे होते हैं, ठीक है, अंडर सी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा कंटेंट होता है नाइट्रोजन गैस का और लेस ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर असेंड करते हैं रैपिडली, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उनकी बबल्स बन जाते हैं उनके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से उनके जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है। सो द कॉज इज नाइट्रोजन बबल। अ थ्रोम्बस इज मोस्ट लाइकली टू लॉज इन, थ्रोम्बस कहाँ पर लॉज करता है? वेन्स के अंदर जाकर थ्रोम्बस लॉज करता है। अ यंग पेशेंट प्रेजेंट्स फॉलोइंग एन एक्सीडेंट विद नो एक्सटर्नल इंजरीज, द पेशेंट इज ऑब्जर्व टू हैव रैपिड ब्रीदिंग टिकेपनिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग रिवील पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 20 है। बाइकार्बोनेट कितना है? वो भी 20 है। pH कितनी है? 7.6 है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस इन दिस डिसऑर्डर? अब देखिए, हमारा पेशेंट जो है वो टिकेपनिक है, इसका मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी से बाहर निकाल रहा है,
ठीक है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, टिकेपनी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ ज़्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, लो वर्व है, ठीक है। और हमारे पीएच अगर आप देखें तो 7.6 अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच एंड लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड सजेस्ट दैट दिस इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है। ओल्ड मैन हैविंग रिपीटेड यूटीआई ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें ड्यू टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हेजिटेंसी होती है ओल्ड मैन में, ठीक है, और इसमें प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डिवाइड एंड सेपरेट ड्यूरिंग मेटाफेज एंड एंड्स अप विद हैप्लॉइड नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन दैट वन क्रोमोसोम एंड्स अप with additional chromosome after failure of separation, this is trisomy, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइसोमी क्या कब होती है, ट्राइसोमी जो है ना वो हमारे पास नॉन डिसजंक्शन का ही आउटकम होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल के पास एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम की जो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है। ट्राइसोमी हम तब कहते हैं व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ 3 कॉपीज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। जैसे ट्राइसोमी ऑफ 21 इज डाउन सिंड्रोम। Patient came to ER in disoriented state and rapid breathing. Attendants say that he was found near an empty bottle of aspirin, ठीक है, what will give to enhance the secretion of this substance from the body of the patient, ठीक है। तो एस्पिरिन का अगर उसने इनटेक किया तो एस्पिरिन को रिमूव करने के लिए बॉडी से हम क्या देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो देंगे जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट को। इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय, ठीक है, ऐसे नोड जो आपका वो आपका पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है तो वहाँ से इनिशिएशन ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट होती है। अ सोल्जर प्रेजेंट्स विद परसिस्टेंट कफ ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, FEV1 एंड FVC डिक्रीज, ठीक है, दोनों FEV1 और FVC डिक्रीज हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है, सो डायग्नोसिस क्या होगा, देखिए परसिस्टेंट कफ है, ठीक है, और आपके पास क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे FEV1 और FVC डिक्रीज हैं, ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा, दिस विल बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो उन्होंने हमें कहा है कि परसिस्टेंट कफ है नंबर 1, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है जो हमें रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज से सेपरेट करता है वो होता है FEV1 और FVC की रेशो। अगर आपके पास FEV1 टू FVC रेशो जो है वो नॉर्मल है या इंक्रीज्ड है तो वो हमें सजेस्ट करता है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है कोई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारी ऑप्शन में पल्मोनरी फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें कह रहे हैं कि FEV1 एंड FVC रेशो जो है वो डिक्रीज्ड है, इट मीन्स दैट देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा, ठीक है। और यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट कफ जो है इट इज सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी B option. A patient present with trauma first caught flaccidity which later progressed to upper motor neuron lesion in lower limb and lower motor neuron lesion in upper limb. No sensory abnormality, no parasympathetic involvement, bladder function and perianal sensation is intact. Most suitable diagnosis would be spinal shock. सो एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि जो ट्रॉमा होता है ना वो मोस्टली, ठीक है, ट्रॉमा जो है वो इनिशियली कॉज करता है स्पाइनल शॉक, और स्पाइनल शॉक में इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं स्पाइनल शॉक के अंदर, स्पाइनल शॉक के अंदर हमारे पास इनिशियल फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने हमें हिस्ट्री दे दी ट्रॉमा की, ठीक है, और ट्रॉमा के बाद मोस्ट लाइकली देयर इज स्पाइनल शॉक, ठीक है, और ट्रॉमा के बाद आपके पास, ठीक है, स्पाइनल शॉक कॉमन होता है, और स्पाइनल शॉक के अंदर इनिशियली क्या होता है, फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप देखें तो उन्होंने हमें ये कहा है कि देर इज़ नो सेंसरी एबनॉर्मेलिटी। अगर उन्होंने हमें कहा है कि सेंसरी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इट मीन्स दैट द इंजरी इज़ नॉट इफेक्टिंग द सेंसरी पाथवे, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि पैरासिम्पथेटिक इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो उसने पैरासिम्पथेटिक सेंटर्स को भी इफेक्ट नहीं किया। ब्लैडर फंक्शन और पेरियनल सेंसेशंस अगर इंटैक्ट हैं, ठीक है, तो वो रूल आउट कर देंगे इस क्वाडा इक्विना सिंड्रोम को, क्योंकि क्वाडा इक्विना सिंड्रोम जो है वो टिपिकली आपकी सेक्रल नर्व रूट्स को इफेक्ट करता है। क्वाडा इक्विना सिंड्रोम क्या करता है, टिपिकली सेक्रल नर्व रूट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ब्लैडर डिसफंक्शन कॉज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से रूल आउट हो जाएगा क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, ठीक है। और स्पाइनल शॉक में क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं, मोस्ट कॉमन आफ्टर ट्रॉमा होता है, ठीक है, इनिशियली फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाता है विद इन डेज टू वीक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, और बाकी जो है वो ऑप्शन हमने रूल आउट कर लिए, ठीक है। सो दिस इज डी ऑप्शन स्पाइनल शॉक। हाइपर वाइटामिनोसिस ए कॉजेज, हाइपर वाइटामिनोसिस ए जो है वो जॉन्डस कॉज करता है। पेशेंट विद एन एक्स कैरियोटाइप प्रेजेंट्स टू द OPD ऑन एग्जामिनेशन द एक्सटर्नल जेनिटलिया अपीयर मेल व्हाइल ऑन अल्ट्रासाउंड रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज।
लेबोरेटरी फाइंडिंग शो सीरम सोडियम 135, ठीक है, 135 to 145 नॉर्मल होती है, लोअर नॉर्मल लिमिट की तरफ, एंड एविडेंस ऑफ एडर्नल हाइपरप्लेजिया व्हिच एंजाइम डेफिशिएंसी इज मोर लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो दिस इज 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ठीक है. So this is the scenario for congenital adrenal hyperplasia, और congenital adrenal hyperplasia में हमारी most common enzyme deficiency is 21 hydroxylase enzyme deficiency. A boy sustains an injury to the sole of his foot resulting in profuse bleeding from the plantar artery. The injured plantar artery is a branch of which artery? Plantar artery जो है आपकी, it is a branch of posterior tibial artery, ठीक है. A patient presents with red eyes along with dry eyes and dry mouth. Investigation reveal positive anti-SSA and anti-SSB antibody Sjogren syndrome में positive होती हैं, पहले भी बहुत दफ़ा repeat हो चुका है. B option is correct. Acute I guess this is acute kidney infection, lymphatic drainage, ठीक है, काइंडली नहीं होगा, ठीक है. सो दिस विल बी लंबर लिम्फ नोड्स, ठीक है, दैट इज द सी ऑप्शन. इफेक्ट ऑफ कैरोटिड मसाज ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इफेक्ट होगा कैरोटिड मसाज का? पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप कैरोटिड मसाज करते हैं तो आपके बेरोरिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो स्टिमुलेट होते हैं, और बेरोरिसेप्टर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, वाई वेगस नर्व. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगी. तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास जो कंडक्शन वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो मोर टाइम विल बी टेकन, ठीक है, फॉर द इम्पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम एस ए नोड टू द एवी नोड. तो पी आर इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज पी आर इंटरवल हो जाएगा, सही है. और इसके अलावा क्या होगा? प्रोलॉन्ग आर आर इंटरवल हो जाएगा, डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट. मॉर्बिड ओबेसिटी कॉजेज डिक्रीज इन, मॉर्बिड ओबेसिटी जो है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को डिक्रीज कर देती है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पर्सन ओबीज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है वो आपके पास जो आपकी चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल फैट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से लंग की जो कंप्लायंस होती है, एबिलिटी ऑफ द लंग कि वो कितनी एयर जो है वो अलाउ कर सकता है, ठीक है, टू एक्सचेंज ऑफ एयर वो कितना अलाउ करता है, ठीक है, वो कंप्लायंस ऑफ द लंग जो है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और ड्यू टू लिमिटेड डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट्स, ठीक है, सो डिक्रीज़ कर देता है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को, ठीक है. और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का भी एमसीक्यू रिपीट हो चुका हुआ है मेनी टाइम्स, ठीक है, कि इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर एक्सलेशन, ठीक है, फोर्सफुल की बात नहीं हो रही, आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन है, ठीक है. सो दिस इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. निस्टिग्मस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब ऑफ द सेरिबेलम. सेरिबेलम की लीजन के साइंस होते हैं हमारे पास, निस्टिग्मस, टेक्सिया वगैरह. रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर चैनल, करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन वेसल्स हैविंग स्मूथ मसल्स, ठीक है. सो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है. आफ्टर फ्यू डेज ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन बैक्टीरिया रिजाइड इन, फ्यू डेज के बाद पायर्स पैचेस में होगा, ठीक है, और क्रॉनिक अगर हो जाएगा फिर गॉल ब्लैडर में. अपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है? देयर इज नो होस्ट इन्फ्लेमेशन, अगेन रिपीटेड एमसीक्यू. अ चाइल्ड नोन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट्स विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ऑन इन्वेस्टिगेशन द ऑर्गेनिज्म डायग्नोज्ड एज Pseudomonas aeruginosa. व्हाट आर द other findings associated with this patient, ठीक है, तो cystic fibrosis is associated strongly with bronchiectasis, ठीक है. so B option is correct. Which of the following hormone has the greatest effect on the muscle strength and cause muscle hypertrophy, ठीक है. so this is testosterone, C option. form cells in atheroma form by, ठीक है, form cells किस तरह से बनते हैं? जो macrophages होते हैं, ठीक है, वही आपके form cells में change होते हैं, ठीक है. hypernatremia causes, hypernatremia जो होता है, ठीक है, वो आपके cell shrinkage cause करता है, ठीक है. hypernatremia का मतलब क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम, ठीक है. तो वाटर जो है वो मूव करेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. जब हाइपरनेट्रीमिया है तो बाहर ECF के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर भी इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा तो सेल तो अल्टीमेटली श्रिंक हो जाएगा. स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोरेक्टर मसल्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर बोथ कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होता है. साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं किल देयर टारगेट्स बाय रिलैक्सिंग, ठीक है, सॉरी बाय रिलीजिंग. साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं आपके यानी कि CD8 सेल्स होते हैं, ठीक है, दे किल देयर टारगेट बाय रिलीजिंग परफरेंस, ग्रेन्जाइम्स एंड परफरेंस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर ऑफ थैलेसेमिक पेशेंट. थैलेसेमिक पेशेंट में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलता है बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है. वेनस रिटर्न डिक्रीजेज इन, वेनस रिटर्न जो है डिक्रीज होता है स्केलेटल मसल पैरालिसिस में. बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी लेग के अंदर जो वेन्स होते हैं, ठीक है, जब आप
जो है वो मसल्स, आपके लेग के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये वेन्स कंप्रेस होती है, वेनस रिटर्न बढ़ता है। इस तरह से एक्सरसाइज के अंदर भी क्या हो रहा होता है, ठीक है, वेनस रिटर्न जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। सो स्केलेटल मसल पम्प इन द लेग्स कॉन्ट्रैक्ट, वेल्व्स ओपन होते हैं लेग्स के, वेन्स के, और पुश करते हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। अगर स्केलेटल मसल पैरालिसिस हो जाएगा तो वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है फैक्टर 11, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि 12 नहीं दिया हुआ, बेसिकली 12 से शुरू होता है, उसके बाद 11 एक्टिवेशन होती है, लेकिन यहाँ पर फिर ऑप्शन नहीं है 12 के, तो गो टुवर्ड्स 11। प्लूरल फ्लूइड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स यूसोफिल्स मैश ऑफ थ्रेड्स अमॉर्फस कोएगुलम, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस ऑल आर द फीचर ऑफ फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। क्लिकिंग साउंड एट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो क्लिकिंग साइन जो है वो आपके पास साउंड एट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज़ ड्यू टू मेनिस्कल टीयर, दैट इज़ द बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लिकिंग साउंड जो होती है, देखिए ये क्यों प्रोड्यूस होती है, क्लिकिंग पॉपिंग साउंड जो है वो हमारे पास आती है जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है उसकी आर्टिकुलर डिस्क जो है ना, ठीक है, उसकी डिस्ट्रप्शन होती है, ठीक है। सो यानी कि मेनिस्कल टीयर या आर्टिकुलर डिस्क का जो है ना वो टीयर होता है विद इन द जॉइंट कैविटी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल डिरेंजमेंट हो जाती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की, ठीक है। अ पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट आफ्टर लीजन ऑफ द सेरिबेलम, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्टाइडुकोकाइनेसिया, ठीक है, रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, और ये हमारे पास लॉस्ट हो जाती है इन सेरिबेलर डिजीजेज। डिमार्केशन ऑफ अपर जीआईटी फ्रॉम लोअर जीआईटी इज शोन बाय ligaments of trees, ठीक है। Patient present in ER with shortness of breath and rash on examination, blood pressure lower, which antibody is responsible for this presentation? So this is IgE antibody, दैट इज़ द सी ऑप्शन, ठीक है। एंटी IgE एंटीबॉडी जो होगी, ठीक है, इट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। रैश के साथ इट मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सो that's all for this paper. I hope all the MCQs will be clear. If you find any query, you can ask in the comment section. If you find any mistake, ठीक है, तो you can correct it in the comment section for me as well as your colleagues. And inshallah I will upload next paper as soon as possible. Thank you very much.